दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से, जहाँ पर हम थाने के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं। वो सभी वहाँ नवदीप कौर के लिए फांसी की सजा मांग रहे थे। दरअसल बात यह है कि मनप्रीत खुदकुशी कांड को 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और ये खबर तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रही है। लोगों का कहना है कि 50 लाख रुपए खाकर नवदीप कौर कनाडा में बैठी हुई है। वहीं हम उसके माता पिता को भी देखते हैं, जो अपनी बेटी के बारे में खबरें सुन रहे थे। उसका पिता अपनी बेटी से बेहद नफरत करने लगा है कि जब उसे अपने पति को बाहर बुलाना ही नहीं था तो उसने शादी क्यों कराई। उसके पिता का कहना है इससे अच्छा तो होता कि वो दोनों बहनें इकट्ठी मर गई होती। तभी अचानक उनके घर के अंदर एक पत्थर आकर गिरता है। बाहर जाकर देखा तो 2 आदमी मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। उनकी बेटी ने जो भी किया, अब उसके माँ बाप को झेलना पड़ेगा। घर की दीवार पर लोगों ने लिख दिया, कातिल का घर। न्यूज में ये भी सुनने को मिल रहा है कि कातिल सिर्फ नवदीप ही है या फिर उसके घर वालों की भी मिली भगत है। गांव वालों ने भी एक फैसला लिया और एक वीडियो जारी किया कि नवदीप ने जो भी किया उनके गांव वालों की उसकी वजह से बदनामी हुई है, इसलिए वो उसके घर वालों को बायकॉट कर दें। वहीं दूसरी तरफ हम कैफे में काम कर रही नवदीप को देखते हैं और ये वीडियो कनाडा में भी पहुंच चुका है। उसकी ये खबर देश विदेश तक पहुंच चुकी है। जो भी नवदीप को देखता है वो उसे बड़ी हैरानगी और नफरत से देखता है। वो उन लड़कियों में गिनी जाने लगी है जो पंजाब में सीधे साधे लड़कों से शादी करती हैं और उनके ही पैसों में कनाडा आ जाती हैं, ये वादा करके कि वो वहां जाकर अपने पति को भी जल्द ही बुला लेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने वादे से मुकरकर कनाडा में किसी और लड़के से शादी कर लेती है। इसलिए सबकी यही मांग है कि नवदीप को डिपोर्ट करके इंडिया भेज दिया जाए। नवदीप की रूममेट ने भी कहा कि यदि तू अपने हस्बैंड को पहले ही बुला लेती तो आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मकान मालिक ने भी कह दिया कि वो जल्द से जल्द बेसमेंट छोड़ दे और उसकी रूममेट भी यही चाहती है। अगले दिन वो अपने काम पर जाती है, लेकिन उसे उसके काम से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जहां वो काम करती है उन लोगों की भी बदनामी हो रही थी। यहाँ नवदीप बेघर हो चुकी थी और वहाँ दूसरी तरफ उसके पिता को मीडिया रोज तंग करने लगी। कोई भी उसके पिता के पास वीडियो बनाने के लिए आ जाता था कि आपकी बेटी की वजह से एक जवान लड़का मर गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है। रात को नवदीप की माँ ने उसे फोन किया कि लोगों ने तेरे पिता का जीना हराम कर दिया है, आखिर तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन इस बात का नवदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं मनप्रीत के माता पिता को अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। उन्हें पुलिस से तो इतनी उम्मीद नहीं, लेकिन ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है कि उनके बेटे के साथ जो भी हुआ उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और अगले ही दिन नवदीप कनाडा से वापस इंडिया चली जाती है। वो जब अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे बताया कि तेरे पिता को पुलिस ले गई है और वहाँ से नवदीप सीधा थाने जाती है। यहाँ इंस्पेक्टर गुरमेल ने उसके पिता पर इल्जाम लगाया कि तेरा कसूर ये है कि तू उसका पिता है। अक्सर माँ बाप के कर्मों की सजा उनकी औलाद को मिलती है और तुझे अपनी बेटी के किए की सजा तब तक मिलेगी जब तक वो हमारे हाथ नहीं लग जाती। और कुछ देर के बाद हवलदार ने बताया कि इसकी बेटी आई है और नवदीप को अरेस्ट करके उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहीं उसके पिता को छोड़ दिया गया और ये खबर अब सभी जगह फैल चुकी थी कि नवदीप कौर पुलिस के हाथ लग गई है। इसलिए अगली सुबह मनप्रीत के माता पिता थाने पहुंचे और वो कहने लगे कि हमें उस लड़की से मिलना है। मैं बस एक बार उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन पुलिस ने उनसे कहा कि हम उससे मिलने की इजाजत आपको नहीं दे सकते। बस मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। 2 दिन बाद नवदीप को कोर्ट में पेश किया जाना है। इसी वजह से लेडी पुलिस उस पर हाथ नहीं उठा सकती और अब केस लड़ने के लिए नवदीप का वकील भी चाहिए था। लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैं कोई वकील हायर नहीं करूँगा। आखिर उसका केस लड़ने के लिए भला तैयार ही कौन होगा। यहाँ नवदीप को सूखी जली हुई रोटी दी जाती है और उसे देखते हुए वो अपना बीता हुआ कल याद करती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। नवदीप की जली हुई रोटी बनाने पर उसकी माँ उसे बोलने लगी कि कल को तुम्हें तुम्हारे ससुराल भी जाना होगा। इस तरह के काम करोगी तो भला कैसे चलेगा।
लेकिन नवदीप ने बहुत पढ़ाई की हुई है और स्टडी बेस पर वो कनाडा जाना चाहती है। लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही उसने अभी आइलेट्स की हुई है। उसकी माँ ने कहा कि अभी एग्जाम दे ले, हम भी तो देखें तेरे कितने बैंड आते हैं। यदि बैंड आ गए तो पैसों का इंतजाम कर ही लेंगे। और इस तरह नवदीप ने एडमिशन भी ले लिया। इस तरह कुछ दिन बीते और फिर उसके पिता ने कहा कि अभी भी पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ है और अब नवदीप के अच्छे बैंड भी आ चुके थे। अगले दिन उनके घर एक आदमी आता है। दरअसल वो आदमी शादी करवाने का काम करता है। उसने बताया कि मैं उन्हीं लड़कियों के रिश्ते करवाता हूँ जिनके बहुत अच्छे बैंड आते हैं और वो जिस भी लड़के से शादी करवाता है, लड़की की पढ़ाई का खर्चा और कनाडा जाने का खर्चा लड़के वाले उठाते हैं। इसी बात को सामने रखते हुए रिश्ता पक्का होता है। उस आदमी ने नवदीप के माता पिता को लड़के की फोटो दिखाई और उन्हें लड़का पसंद था। नवदीप के घर आने पर उन्होंने वो फोटो नवदीप को भी दिखाया। नवदीप वो फोटो लेकर कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसकी माँ को चिंता होने लगी कि कहीं हम अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। यदि वो शादी नहीं करना चाहती तो अभी रुक जाते हैं। और फिर नवदीप ने दरवाजा खोल दिया और उसने कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह शादी की सभी तैयारियां हो गई। मनप्रीत के साथ नवदीप की शादी कर दी गई। नवदीप ने मनप्रीत से साफ साफ कह दिया कि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है, हमें पहले एक दूसरे को जानना समझना चाहिए। और मनप्रीत ने भी कहा कि जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। उसके सास ससुर उसे बेटी की तरह रखते थे। और इस तरह कुछ दिन बीतने लगे। एक दिन नवदीप ने अपने पति से कहा कि मैंने कनाडा जाने की कुछ लिस्ट बनाई है, मैं वहां जाकर स्टडी करना चाहती हूँ, इसलिए खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मनप्रीत के माता पिता को जब ये बात पता चली तो उनके हिसाब से भी ये खर्चा बहुत ज्यादा था, क्योंकि जब रिश्ता हुआ था तो उन्हें बताया गया था कि 15 लाख रुपए का खर्चा होगा और अब शादी में भी बहुत खर्चा हो चुका है। और जो नवदीप ने लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से 35 लाख का खर्चा आ रहा है। लेकिन मनप्रीत ने अपने माता पिता को समझाया कि कोई बात नहीं, हम इसके लिए एक खेत बेच देंगे और फिर हमें भी तो कनाडा जाना ही है। पहले नवदीप चली जाएगी और फिर हम लोग चले जाएंगे। और उसने ऐसा ही किया। उसने नवदीप से वादा किया कि मैं तुम्हें कनाडा जरूर भेजूंगा और मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। कुछ दिन के बाद वो एक एजेंट से मिलते हैं और अब पैसों का भी पूरा इंतजाम हो चुका था। नवदीप अपने पति से वादा करती है कि वो जल्द ही उसे अपने पास कनाडा बुला लेगी और इस तरह वो खुशी खुशी कनाडा चली जाती है। यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। आज नवदीप को सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है, लेकिन रास्ते में मनप्रीत के माता पिता आ जाते हैं और वो उसे सवाल करने लगी कि आखिर उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। उसने उसे अपनी बेटी बनाकर रखा था, आखिर वो उनके ही बेटे को क्यों खा गई। पुलिस नवदीप को वहां से ले जाती है। नवदीप के पति मनप्रीत ने अपनी पत्नी को बाहर भेजने के लिए 50 लाख रुपए का खर्चा किया, लेकिन इसने उसे धोखा दिया, इसलिए नहर में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। और पुलिस ने उसकी जान लेने के लिए उकसाने का आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा जारी किया है। और फिर कोर्ट ने नवदीप को 10 दिन के रिमांड में रखने की इजाजत दी ताकि पुलिस उसके साथ पूछताछ कर सके। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि कोई भी वकील नवदीप का केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो गुनाह उसने किया है उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन नवदीप का गुनाह अभी साबित नहीं हुआ। नवदीप से भी उसकी सफाई के बारे में पूछा गया, लेकिन नवदीप ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। साथ ही उसे 5 दिन का टाइम दिया गया कि वो अपना वकील हायर कर सके, नहीं तो अदालत खुद ही नवदीप के लिए उसका वकील अपॉइंट करेगी ताकि मुलजिम अपना केस डिफेंड कर सके। जब नवदीप की माँ उसे मिलने आई तो उसने बताया कि आज तेरे पिता नहीं आए, मैं अकेली ही तुझे मिलने आई हूँ। केस के लिए वकील करना था, उसी काम से तेरे पापा गए हुए हैं। लेकिन यहाँ नवदीप को भी पता है कि उसकी माँ उसे झूठ बोल रही है, क्योंकि ना ही उसके पिता कोई वकील अपॉइंट करेंगे और ना ही कोई वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार है। नवदीप ने अपनी माँ से कहा कि मैं भी नहीं चाहती कि कोई वकील मेरा केस लड़े और आप भी मुझसे मिलने ना आया करें। ये सोच लें कि खुशी की तरह मैं भी मर चुकी हूँ। और फिर नवदीप का बयान लिया गया
कि आखिर तेरे कनाडा जाने के बाद हुआ क्या था। नवदीप ने अपने बयान में बताया कि जब वो अपने ससुराल से कनाडा चली गई तो कुछ दिन के बाद उसने मनप्रीत का फोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन मनप्रीत का फोन आया। उसने कहा कि क्या बात है, 2 दिन हो गए तूने मेरा फोन नहीं उठाया। और इस बात का नवदीप ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन उसकी रूममेट ने उससे कहा कि तू अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाएगी या नहीं, मैं तो तेरे साथ ही काम करती हूँ, अभी तक तूने भला पेपर्स रेडी क्यों नहीं कराए, और कितने दिनों से उसका फोन भी अवॉइड कर रही है। यदि तुझे उसे बुलाना होता तो अब तक बुला चुकी होती। पता नहीं तेरे मन में क्या चल रहा है। इस तरह दिन गुजरने लगे। नवदीप ने अब मनप्रीत का फोन उठाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। एक दिन रात को जब नवदीप सो रही थी तो उसकी रूममेट ने उसका फोन उठाया और सीधा उसके कान पर लगा दिया। मनप्रीत बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मेरा फोन मत काटना, बस एक बार मेरी बात सुन ले। तुझे पैसे चाहिए थे, मैंने पैसे भी भेज दिए। मुझे तू वहाँ बुलाना चाहती है या नहीं? और नवदीप ने भी जवाब दे दिया कि वो मनप्रीत को कनाडा नहीं बुलाना चाहती और ना ही वो बुलाएगी। और अब नवदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अगले दिन नवदीप से मिलने एडवोकेट समरथ सिंह आया। नवदीप उसे देखकर हैरान थी। समरथ सिंह ने बताया कि मुझे आपका केस लड़ने के लिए किसी ने यहाँ भेजा नहीं, बल्कि मैं खुद आया हूँ। मैं आपको बचाना चाहता हूँ। लेकिन नवदीप ने कहा कि मैंने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। वहीं समरथ सिंह ने कहा कि वकील के बिना आपको सजा भी नहीं मिल सकती। दरअसल मैं आपके स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं आपसे 2 साल सीनियर था, इसलिए आप मुझे नहीं जानती और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर सुनवाई का दिन भी आ जाता है। वहाँ मनप्रीत का सुसाइड नोट भी दिखाया गया, जिसे खुद उसने अपने हाथों से लिखा था और अपनी मौत का जिम्मेदार उसने नवदीप को ही बताया है। और वकील ने मनप्रीत को कोर्ट से कड़ी सजा दिलवाने की अपील की। वहीं नवदीप के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट से जो भी बयान लिया गया वो दबाव में लिया गया है, इसलिए मुझे कोर्ट थोड़ा टाइम दे ताकि मैं केस तैयार कर सकूं और मैं नवदीप कौर से अच्छी तरह से बयान ले सकूं। और फिर उन्हें कोर्ट से 10 दिन का टाइम मिल जाता है। समरथ ने मीडिया के सामने दावा किया कि नवदीप बेकसूर है और इसी कोर्ट में मैं ये साबित भी कर दूंगा। वहीं सबको यही लग रहा है कि ये केस कितना भी लंबा चले, लेकिन सजा तो नवदीप को ही मिलेगी। अगले दिन समरथ सिंह नवदीप का बयान लेने आया। नवदीप ने उससे कहा कि आपने जो कुछ भी कहा है झूठ कहा, क्योंकि मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ और वहाँ एक भी लड़का नहीं था। दरअसल समरथ सिंह ने उससे झूठ बोला था, और नवदीप से ही नहीं बल्कि सबसे, ताकि उसे उसका केस लड़ने का मौका मिले। और उसने नवदीप को यकीन दिलाया कि वो उसे बेगुनाह साबित करके ही रहेगा, बस उसे उसकी कहानी जाननी है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। नवदीप अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। बहुत सालों के बाद उसकी एक बहन दुनिया में आई, जिसका नाम उन्होंने रखा खुशी। वो खुशी को बेहद प्यार करती थी। उसकी छोटी बहन उसके लिए एक खिलौना बन चुकी थी, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। उसकी बुआ फूफा के यहाँ कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने नवदीप की छोटी बहन खुशी को गोद ले लिया और वो उसे नवदीप से दूर करके अपने घर ले गए। और नवदीप बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसे बस छुट्टियों का इंतजार रहता था कि कब स्कूल की छुट्टियां हो और वो अपनी बुआ के घर जाए, ताकि वो अपनी छोटी बहन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। और कुछ साल के बाद उसकी बुआ ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। अब नवदीप को लगा कि उसकी बहन शायद उसके पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब खुशी से पूछा गया कि क्या वो नवदीप के घर जाना चाहती है, तो उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप के पास ही रहना चाहूँगी, क्योंकि खुशी को उसके असली माँ बाप के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। और एक बार फिर से नवदीप की ये उम्मीद भी टूट गई। इस तरह दिन, महीने, साल बीते और दोनों अब बड़ी हो गई। नवदीप जब अपनी बुआ के घर थी तो उसने खुशी की बुक में एक फोटो देखा। उसने इस बारे में खुशी से बात की कि आखिर ये लड़का कौन है। तब उसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्लीज घर वालों को इस बारे में कुछ भी मत बताना। नवदीप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सही नहीं है, लेकिन खुशी ने इस बात से नवदीप से झगड़ा कर लिया कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ
और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आप मेरे मामले में इतना ज्यादा इंटरफेयर ना करें। और नवदीप अपने घर चली गई। 3 महीने बीत गए। नवदीप और खुशी के बीच कोई बात नहीं हुई, ना ही वो एक दूसरे के घर जाती। और फिर हम एक दिन देखते हैं कि खुशी उसी लड़के से मिलने जाती है जिसका नाम मनप्रीत है, और ये वही लड़का है जिसे नवदीप ने शादी की थी। एक दिन दोनों के बीच कॉलेज में बहस चल रही थी, और ये बहस इस बात पर थी कि खुशी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वहाँ पर उसका दोस्त भी मौजूद था। उसने बताया कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब इसका कोई भी हल नहीं है। खुशी ने मनप्रीत से शादी के बारे में कहा। ये बात सुनकर वो गुस्से से चिल्लाने लगा कि अभी मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे कनाडा जाना है, मैं शादी के चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाहता। जो करना है करो, अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और अगले ही दिन नवदीप को ये खबर मिलती है कि उसकी बहन खुशी ने अपनी जान ले ली। घर वालों को इस बारे में कोई भी भनक नहीं थी कि आखिर खुशी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। नवदीप ने जो भी किया अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया। जब उसकी शादी के लिए मनप्रीत का रिश्ता आया तो उसने जब फोटो देखा तो उसने तुरंत ही उसे पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है जिसने खुशी की जिंदगी बर्बाद की थी। और अब उसके पास अपनी बहन का बदला लेने के लिए सही मौका था, और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। ये बात जो उसने सम्राट सिंह को बताई, ये उसके माता पिता को भी पता नहीं थी। इसलिए सम्राट सिंह ने उसके माता पिता को भी नवदीप की सारी सच्चाई बताई, और सारी बात जानने के बाद उसके माता पिता ने नवदीप को माफ कर दिया। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद सम्राट सिंह जांच पड़ताल में लग जाता है। वो सभी जगह जाता है जहां से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जा सके। वो उस नहर पर भी जाता है जहां पर बताया गया है कि इसी नहर में मनप्रीत ने छलांग लगाई थी, जहां पर पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है। उसने ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए लोगों को पैसे भी दिए। हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी भी चेक कराए गए, और फिर सुनवाई का दिन भी आ जाता है। सबसे पहले कटघरे में उस आदमी को बुलाया गया जो नहर के बांध में ड्यूटी करता है। उससे पूछा गया कि पानी का बहाव कितना है। उसने पानी की रफ्तार बताई। सम्राट सिंह का कहने का मतलब ये था कि पुलिस ने बताया है कि मनप्रीत के बॉडी को जिस जगह से बरामद किया है वो पुल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, और पानी का बहाव इतना तेज है कि वो बॉडी इतनी पास से नहीं मिल सकती। सम्राट सिंह के सवाल सबको अटपटे लग रहे थे। उसने डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी पेश किया। जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट तैयार की वो डॉक्टर उस दिन हॉस्पिटल में था ही नहीं। तो आखिर उस रिपोर्ट को तैयार किसने किया? क्योंकि मैंने शिमला में उसी दिन का उसी डेट का वीडियो डॉक्टर साहब का देखा था, फिर वो उसी दिन हॉस्पिटल में कैसे मौजूद हो सकते थे? इसके बाद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। उसने मनप्रीत की सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग देखी जो मनप्रीत की 80 हैंडराइटिंग से मैच नहीं कर रही थी। इसका मतलब था कि सुसाइड नोट खुद मनप्रीत ने नहीं लिखा। और इस कोर्ट में एक इंसान ऐसा भी मौजूद है जिसे सारी सच्चाई पता है। और अब कटघरे में मनप्रीत के दोस्त अमरदीप को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि मनप्रीत की मौत के दिन तुम कहाँ थे? लेकिन हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे कुछ और ही बयां कर रहे थे। जो वीडियो में वो खुद मनप्रीत को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था, और उस वक्त मनप्रीत की बॉडी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। और सम्राट सिंह ने इस कत्ल का इल्जाम अमरदीप पर लगाया। उसने कहा कि तुमने ही अपने दोस्त को जान से मार दिया। ये बात अमरदीप मानने को तैयार नहीं था। सम्राट सिंह ने उसे जबरदस्ती वो इल्जाम लगाया और कहा कि खून तुमने ही किया है। उसके कई बार कहने पर अमरदीप बोल ही पड़ा कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद था, और अब सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। दरअसल उस दिन जब मनप्रीत ने अपनी वाइफ नवदीप को कॉल किया तो उसने पूछा कि तू सच सच बता, मुझे कनाडा बुलाना चाहती है या नहीं? तब नवदीप ने उसे ना कर दी, और इस बात पर मनप्रीत बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने नशे का टीका अपने हाथ में लगा लिया, और वो डोज इतनी ज्यादा थी कि वो उसी वक्त बेसुध हो गया। जब अमरदीप ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो उठा ही नहीं। शायद उसकी उसी वक्त मौत हो चुकी थी। वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर आया। कुछ देर के बाद वहाँ इंस्पेक्टर गुरमेल पहुंचा।
वो मनप्रीत और अमरदीप को पहले से जानता है, क्योंकि इंस्पेक्टर नशीले पदार्थों का व्यापार करता है और वो दोनों इस व्यापार में उसकी मदद करते हैं और व्यापार करते करते वो इसका सेवन भी करने लगे। खैर, कुछ देर में डॉक्टर ने बताया कि वो उसके दोस्त को नहीं बचा सके, उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। अमरदीप ने इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई कि आखिर हुआ क्या था। उसने बताया कि मनप्रीत की उसकी वाइफ से बहुत दिन से झगड़ा चल रहा है। आज वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने डोज ज्यादा ले ली। सारी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर ने खुदकुशी का ड्रामा रच लिया। सुसाइड नोट अमरदीप से ही लिखवाया और डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट बनवाई और मनप्रीत के माता पिता को ये विश्वास दिलाया कि उनके बेटे ने अपने आप को खत्म कर लिया है और अब केस सॉल्व हो चुका था। लेकिन सवाल ये था कि अब हारेगा कौन और जीतेगा कौन। हारेगा पंजाब का वो हर एक माँ बाप जिसने अपने बेटे का घर बसाने का सपना सजाया और वो इसकी बलि चढ़ गया, जिस तरह की मनप्रीत। चाहे यहाँ नवदीप बेकसूर है, लेकिन वो लड़कियां बेकसूर नहीं हैं, जिनकी वजह से अनेकों नौजवान बर्बाद हो गए। और अब समरथ सिंह ने ये साबित कर दिया था कि गलती पुलिस की थी। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि नवदीप ने कोई गलती नहीं की, उसने धोखा दिया है। इसलिए समरथ ने कोर्ट से गुजारिश की कि नवदीप पर आईपीसी धारा 400 के तहत मामला दर्ज किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।